हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रभजीत पीवाईक्यूज अड्डा। मैं कैलाश शर्मा आप लोगों के लिए जेई एडवांस के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज बच्चों मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। बच्चों लास्ट 11 इयर्स के पीवाईक्यूज हम लोग जो है यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो एक नहीं वो तीन टॉपिक है। कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन। इन तीनों से बच्चों कंबाइंडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों में ज्यादा डिफरेंस न होने की वजह से बच्चों मैं इन तीनों टॉपिक को एक साथ कंसिडर करता हूँ। सो कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर बच्चों, और इनके अलावा थर्मल फिजिक्स में दो टॉपिक और होते हैं बच्चों, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, उनको अलग करते हैं। सो बच्चों मैं पहले तीन टॉपिक्स पे, जैसा आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हो, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, इनके लास्ट 11 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो मेजर वेटेज रहता है जेई एडवांस के पेपर में, वो रहता है बच्चों आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनको तीनों को करीब करीब आसपास देखा जाता है। बाद बाकी बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स का एंड रोटेशन का। इसके अलावा तो बाद बाकी टॉपिकों से भी आते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन तो बच्चों उनसे भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन रहता है बच्चों इससे रहता है। इसलिए बच्चों हम जो है थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल हीट ट्रांसफर एंड कैलोरीमेट्री वाले पार्ट को करना बहुत जरूरी था। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है, मैं 2023 से जस्ट पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2023 में बच्चों आईआईटी गुवाहाटी पेपर बना रहा है, और इससे पहले बच्चों आईआईटी गुवाहाटी ने 2016 का पेपर बनाया था। उस टाइम पे बच्चों इन्होंने 2016 में हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो देखिए, ये कहते हैं ना कि प्रीवियस जो पैटर्न रहा है, जो ट्रेंड रहा है, उसको एनालाइज करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो हम सोच के चल रहे हैं कि देखिए श्योरिटी किसी बात की नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने एक पैटर्न फिक्स पाया कि हर साल बच्चों इससे क्वेश्चन आते हैं। किससे? इन तीनों टॉपिक से। लेकिन 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो 2022 में गैप पहली बार आया बच्चों। 2012 से लेके मैं जब क्वेश्चंस देख रहा था तो बच्चों 2022 में पहली बार गैप आया है। अब गैप आया है मतलब इस साल आने के चांसेस है। अब देखो, नहीं आए तो मेरे सर पे आके मत बैठ जाना कि सर आपने बोला था, लेकिन अल्टीमेटली आप भी जानते हो कि किसी साल अगर नहीं आया होता तो अगले साल ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम तो बच्चों इन्हीं चीजों पे चांसेस को लेके चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोगों को इस बार जेई एडवांस में इस वाले टॉपिक से देखने को मिल जाए। अब उन क्वेश्चंस में सोचोगे कैसे? हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन जनरली बच्चों को पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो बच्चों वही सारी की सारी चीजें, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, कैसे सोचना है, क्या आपका मेंटल स्टेट रहना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है बच्चों मेरे डिस्कशन के दौरान। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो बच्चों पहले 2021, क्योंकि 2022 में तो मेरे को क्वेश्चन इससे मिला नहीं। 2022 में बच्चों टोटल 3 क्वेश्चन आए थे थर्मल फिजिक्स से। वो सारे के सारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से थे, थर्मो से, और एक में फ्लूइड का कॉन्सेप्ट मिक्स था। तो बेसिकली इस वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार आना बंद हो गया तो भी ट्रेंड से गया, नहीं। इससे पहले बच्चों हर साल क्वेश्चन आए, किसी किसी साल दो दो भी आए। और आपका जो आईआईटी गुवाहाटी ने जो पेपर बनाया था 2016 वाला, उसमें बच्चों आपके टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। तो फिर तो इसको करना जरूरी है, क्योंकि इस बार भी आईआईटी गुवाहाटी बना रहा है पेपर। स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है यहाँ पे, और इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। और मैं बेसिकली तुम्हें सोचना सिखाऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, देखो इन सबके सॉल्यूशन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। एक एक टेम्परामेंट क्या रहना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब कुछ बच्चों मैं आप लोगों को इसमें सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों? अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर। तो एक हॉलो स्फेरिकल लार्ज इवैक्यूएटेड कंटेनर है। तो थोड़ा थोड़ा सा बच्चों मेरा तरीका हमेशा रहता है कि मैं डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करता जाता हूँ। मतलब ना जो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बच्चों क्वेश्चन में, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने बोला कि एक स्फेरिकल कंटेनर है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, हॉलो है, इवैक्यूएटेड है। ठीक है, ओके। अज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 केल्विन, और इस कंटेनर को बच्चों 0 केल्विन पे मेंटेन किया गया है पूरे को। ठीक है, मेंटेन किया गया, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा भाई, 0 केल्विन ही रहेगा। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 केल्विन। अच्छा, सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके, और उसका t इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो 200 केल्विन के बराबर था। तो ये रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। क्या ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा बच्चों? नहीं, क्योंकि इसकी सराउंडिंग को 0 केल्विन पे मेंटेन किया है। ठीक है, अच्छा, ये सब आलतू फालतू का दिया था बच्चों, सिलेंडर वगैरह, मतलब हॉलो स्फेरिकल कंटेनर, सॉरी स्फेरिकल कंटेनर देना। ये ऐसे भी बोल सकते थे कि 0 केल्विन पे सराउंडिंग को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, ओके।
द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 Kelvin at T equal to T1 and 50 Kelvin at T equal to T2. Assume that the object and the container to be the black bodies. ऑब्जेक्ट और कंटेनर बच्चों ब्लैक बॉडीज हैं. द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. अच्छा, हीट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, तो आपको रेशियो T2 डिवाइड बाई T1 बताना है. T2 क्या है? 200 से 50 केल्विन होने का टाइम. T1 क्या है? 200 से 100 केल्विन होने का टाइम. ठीक है, चलो बच्चों अगले पेज पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे. देखो बच्चों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है और उसको बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन के बराबर है. ये जो है ना एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जिसको 0 केल्विन पे आपने मेंटेन किया है. तो बच्चों ये जो है ना ये बॉडी 0 केल्विन पे है, तो ये तो हीट रेडिएट कर ही नहीं सकती. ठीक है, एवरी बॉडी एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन रेडिएट एनर्जी. तो ये तो बच्चों 0 केल्विन पे हीट रेडिएट कर ही नहीं सकती और उसको मेंटेन भी किया है. अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, यहां से हीट निकलेगी क्योंकि इसका टेम्परेचर बच्चों 200 केल्विन है, मतलब 0 केल्विन से ज्यादा है. अब ये हीट बच्चों इस सिलेंडर के ऊपर आएगी, सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूं मैं बार बार, स्फेयर के ऊपर. तो जैसे हीट स्फेयर के ऊपर आएगी, स्फेयर इज अ ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी क्या करती है? आने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है. तो ये इसको एब्जॉर्व कर लेगा. अब इसका एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता? एब्जॉर्व होने के बाद बच्चों दो चीजें होंगी. ये अपना टेम्परेचर बढ़ाए, लेकिन इसको 0 केल्विन में मेंटेन किया गया है, मतलब इसने जो हीट एब्जॉर्ब की ना उसको बाहर निकाल दिया गया है. ये बाहर की तरफ रेडिएट कर देगी, मतलब ये खुद 0 केल्विन पे ही बनी रहेगी. तो ये हीट रेडिएट नहीं करेगी. इसके पास बच्चों रेडिएशन इंसिडेंट नहीं होगा इसके ऊपर ना, सिर्फ ये एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा. जो स्फेयर है बच्चों उससे इसको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. उसको 0 केल्विन पे मेंटेन किया गया है, इसका रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होगा, उस रेडिएशन को हटा दिया गया है. ठीक है, और उसका टेम्परेचर 0 केल्विन मेंटेन किया गया, तो वो रेडिएशन एमिट करके इसको हीट नहीं देगा. तो मतलब यहाँ पे एक तरफा काम हो रहा है, यही एनर्जी लूज कर रहा है, इसको एनर्जी कहीं से नहीं मिल रही है. अब इसकी एनर्जी लूज करने का रेट क्या होता है बच्चों? तुम्हें पता होगा कि किस रेट से रेडिएशन एमिट होता है इससे. तो dq डिवाइडेड बाई dt, जिस रेट से एनर्जी रेडिएट हो रही होगी वो होता है बच्चों E सिग्मा a t की पावर 4 के बराबर. अच्छा, वो माइनस का t नॉट की पावर 4 क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि इसके पास आ नहीं रही है कहीं से एनर्जी. जब आप माइनस का t नॉट की पावर 4 लगाते हो ना बच्चों, बेसिकली वो होता है नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड. लेकिन लॉस क्या मतलब? जिसका जो रेडिएशन है वही इसका लॉस है, क्योंकि इसके पास आ नहीं रही ना कहीं से भी, गेन नहीं हो रही, इसलिए बच्चों ये फॉर्मूला यूज होगा. इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं ms की जगह पे बच्चों हम c dt लिख देंगे, c dt डिवाइडेड बाई dt. और क्योंकि इसका टेम्परेचर घट रहा होगा इसलिए एक माइनस लगा देंगे बच्चों ना. ये हीट लॉस है E सिग्मा a t की पावर 4. यहां से बच्चों dt डिवाइडेड बाई t की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे. और ये बच्चों E की वैल्यू तो खैर 1 रख देंगे, ये सबको कांस्टेंट लिख दे रहा हूं मैं. एक कांस्टेंट अभी नहीं लिखता कांस्टेंट. एक काम करते हैं, E की जगह 1 रख दो बच्चों, सिग्मा a डिवाइड बाई c इंटू dt. इसको कर दो बच्चों इंटीग्रेट. इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे एक माइनस है, इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, माइनस का 1/3 बाहर आएगा, तो 1/3. ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना बच्चों पहले 200 केल्विन है और t इक्वल टू 0 पे. T1 टाइम पे इसका टेम्परेचर 100 केल्विन हो गया है. ठीक है, तो एक तो ये माइनस तो एडजस्ट हो गया बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 1/100 माइनस का 1/200 इज इक्वल टू. अब इसको बच्चों इस 3 को भी मैं उधर ले जा रहा हूं. ठीक है, इसके साथ मिला के k लिख दे रहा हूं, k T1. ठीक है, अच्छा दूसरा टाइम क्या दिया बच्चों? T2 टाइम पे 200 से इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 50. तो 100 की जगह 50 आ जाएगा, तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी? 1/50 माइनस का 1/200 इज इक्वल टू k, सॉरी t की पावर 3 आएगा बच्चों ना, यहाँ पे 3 भी आएगा, t की पावर 3 आएगा ना इसके इंटीग्रेशन से, k T2. इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देना है T2/T1, हम लोगों से इन्होंने पूछा था. तो देखो T2 डिवाइड बाई T1 जो आएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास T2 डिवाइड बाई T1. यहां से 1/50 की पावर 3 कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस का 1/64 डिवाइडेड बाई, यहां से 1/100 की पावर 3 कॉमन ले लेना, 1 माइनस का
1/8 T2 डिवाइड बाई T1 बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहां से कितना, 8 ऊपर चला जाएगा, 63 डिवाइड बाई 64, 7 डिवाइड बाई 8। अगर आप देखो ये 64 इस 8 से और इस वाले 8 से कट जाएगा, सो T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू 9 के बच्चों बराबर आ रहा होगा। ये था बच्चों हीट ट्रांसफर का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ऐसे करके बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ कुछ जो मैं चाहता हूं ना एक बच्चे को जो जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हीट ट्रांसफर टॉपिक की, उसको बच्चों ये आराम से कवर करता था। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आते बच्चों जेई एडवांस 2020 में भी आया था बच्चों इस वाले टॉपिक से ना क्वेश्चन, तो मैंने बताया ना कि 2022 में नहीं आया, उसके अलावा बच्चों इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। 2020 में बच्चों क्या क्वेश्चन आया था, यहां पे बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कंटेनर विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन इट इज कैप्ट इन दी सनलाइट। एक कंटेनर है, 1 किलोग्राम पानी है उसमें, सनलाइट में रखा हुआ है, विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग। तो बच्चों हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, फिर वो हीट रिजेक्ट भी कर रहा होगा, और उसका टेम्परेचर बच्चों सराउंडिंग से ज्यादा हो गया है। द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव्ड ड्यू टू द सनलाइट इज दिस। जो इसको पर यूनिट एरिया एनर्जी मिल रही है वो दे रखी है आपको, एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर ओवर एन इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस। और वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें ये पता लग गया कि इसको सनलाइट से कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द हीट लॉस फ्रॉम द वाटर to the surrounding is governed by the Newton's law of cooling. The difference in the temperature of the water and the surrounding after a long time will be, ignore the effect of the container and the take constant for Newton's law of cooling, K is equal to this, heat capacity of the water is this। तो इसमें बच्चों इन्होंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर डाले, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे इन्होंने यूज कर डाले। मैं तुम्हें थोड़ा सा बच्चों पहले तो इसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा देता हूँ। देखो बच्चों कोई भी बॉडी होती है ना, ध्यान से सुना इस चीज को ना, इसका एक होता है खुद का टेम्परेचर, एक होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर। मान लो बॉडी का टेम्परेचर बच्चों सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो यहाँ पर दो चीजें हो रही होती हैं, ये एनर्जी इससे निकल रही होती है, ठीक है, एनर्जी यहां से निकल रही होती है, और दूसरा सराउंडिंग से इसके ऊपर एनर्जी आ रही होती है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी। क्यू और डॉट लगा दोगे तो पर सेकेंड हो जाएगी। एमिटेड एनर्जी को बच्चों मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो इससे निकल रही है ना, और डॉट लगा दिया मतलब एनर्जी पर सेकेंड जो एमिट हो रही है। ये जो एनर्जी पर सेकंड एमिट होती है ना बच्चों, इसको लिखा जाता है ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर। जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है ना बच्चों एनर्जी, जो इंसिडेंट हो रही है वो एनर्जी होती है बच्चों सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर। उसका कुछ फ्रैक्शन ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो होता है ए सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर, और ए और ई बराबर होते हैं बच्चों, तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। इतनी एनर्जी कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है, इतनी एनर्जी कोई बॉडी एमिट कर रही होती है। रेट ऑफ हीट लॉस, जिस रेट से लॉस हो रहा होता है, ठीक है ना, ये समझ लेना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है इसका टॉपिक का ना। तो हीट लॉस जो हो रहा होता है बच्चों, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4। ये होता है बच्चों रेट ऑफ हीट लॉस, जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। अब अगर कोई इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना चालू कर दे, अगर सप्लाई करना चालू कर दे बच्चों ना इस रेट से एनर्जी, तो बच्चों होता क्या है कि ये चीज अगर भरपाई हो गई, आप जो इसका लॉस हो रहा था अगर उस चीज की भरपाई कर दी, तो बॉडी का टेम्परेचर बच्चों क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तुम बाहर से कोई हीटर लगा के या किसी तरीके से इसको एनर्जी दे रहे हो, तो बच्चों अब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा बना रहेगा। अगर आपने ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट नहीं किया किसी बॉडी के लिए, तो क्या होगा, बॉडी एनर्जी लूज करते करते ठंडी होने लगेगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बॉडी अपना टेम्परेचर सराउंडिंग से ऊपर मेंटेन करे, तो जो उसका लॉस हो रहा है ना, ये लॉस, इस लॉस के बराबर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये वाली बात समझ में आई? तो इस तरीके से बच्चों एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पे, और ये एनर्जी के लॉस वगैरह इस तरीके से हमें देखने पड़ते हैं। ओके, ये होगी बच्चों बहुत छोटी सी बात इसके बारे में। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, इसमें अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि माइनस का dt डिवाइडेड बाई dt, ये जो होता है ना बच्चों, ये 4e सिग्मा 8 टी नॉट की पावर 3 डिवाइडेड बाई m इंटू एस t माइनस का टी नॉट के बराबर होता है। जब भी बच्चों t माइनस का टी नॉट सराउंडिंग से बहुत छोटा होता है, ये चीज जो टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी और उसका, तो ये जो चीज होती है बच्चों,
ये चीज किसके बराबर आ जाती है, इसके बराबर। इसको बोलते हैं बच्चों, जो कांस्टेंट की वैल्यू जो दी है ना इन्होंने हमें, k इज इक्वल टू 0.001 पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है बच्चों ने, इसकी वैल्यू दे रखी है। ओके बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन आया है ना हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में भी अगर आप ये कंडीशन लगाओगे ना, ये वाली कंडीशन इसमें, तो मैं ये लेके चल रहा हूं रेट ऑफ हीट लॉस। तो बच्चों जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है, रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है, जो ये वाला है, इसमें अगर तुमने टी की जगह पे, यहां से आता है बच्चों तुम्हारे पास टी इक्वल टू टी नॉट प्लस, ये बच्चों बेसिकली डेल्टा टी है, डेल्टा टी इक्वल टू दिस। तो टी की जगह पर टी नॉट प्लस का डेल्टा टी अगर तुम रख दो बच्चों हमारे इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस टेम्परेचर की जगह पे, तो ये रेट ऑफ हीट लॉस बन जाता है बच्चों ई सिग्मा ए टी नॉट प्लस का डेल्टा टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4, ठीक है। और यहां से बच्चों ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, और ये बनता है बच्चों यहाँ पे 1 प्लस का डेल्टा टी बाई टी नॉट, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप लिख सकते हो 1 प्लस का 4 डेल्टा टी डिवाइड बाई टी नॉट माइनस का 1 से 1 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो डी क्यू बाई डी टी जो लॉस होता है बच्चों एनर्जी का, ये लॉस बच्चों हमारे पास आ जाता है 4 ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 टी माइनस का टी नॉट के बराबर, ठीक है। ये आ जाता है बच्चों हमारे पास लॉस डी क्यू बाई डी टी। अगर इस रेट से तुम सप्लाई करना चालू कर दो, पी सप्लाइड, ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाता है, फिर ये बैलेंस हो जाता है। तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है और हमें ये गिवन है कि सन से रेडिएशन किस रेट से आ रहा है। तो सन से रेडिएशन बच्चों 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रहा था, इसका एरिया कितना है 0.05, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 35 जूल पर सेकंड की रेट से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। सो दिस एनर्जी इज गिवन एज 35 जूल पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कहां से पता लगेगी बच्चों, हमें इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी थी, तो क्या इसकी वैल्यू m इंटू एस इंटू 0.001 टी माइनस का टी नॉट, टी माइनस का टी नॉट मतलब बॉडी और उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना बच्चों, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस का टी नॉट, यही तो हमें पूछा है इन्होंने। अच्छा, वाटर है कितना बच्चों 1 किलोग्राम। अच्छा, हीट कैपेसिटी कितनी है बच्चों 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के बराबर। तो इन वैल्यूज को पुट कर दो, 35 डिवाइड बाई 1 इंटू 4200, और ये बच्चों ये 0.001 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बच्चों हमारे पास आ जाएगा, इनको उड़ा दो ऊपर इतना आ जाएगा 7 5 35 42 25 डिवाइडेड बाई 3 8.33 के करीब। तो आईआईटी ने इसका आंसर 8.32 से 8.34 दिया था, ठीक है। ये था बच्चों हमारा जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। अब आ जाता है बच्चों 2019 पे। सो जेईई एडवांस 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ये देखते हैं। इन्होंने बोला था कि अ करंट कैरिंग वायर हीट अ मेटल रॉड, मतलब करंट कैरिंग वायर जो होता है वो I2R की रेट से एनर्जी दे रहा होगा मेटल रॉड को, उसको हीट कर रहा है I2R की रेट से, ठीक है। द वायर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर P टू द रॉड, लेकिन इन्होंने I2R का झंझट तुम्हारे दिमाग में नहीं डाला। उन्होंने कहा कि देखिए जी P जूल पर सेकंड की रेट से एनर्जी वो दे रहा है, ठीक है। ओके, मतलब एक मेटल वायर को एनर्जी मिल रही है। द मेटल रॉड इज एनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, तो ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है जिसका आसपास की सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। It is observed that the temperature in the metal rod changes with time as this, where beta is a constant with appropriate dimensions, while T naught is the constant and dimension of the temperature the heat capacity of the metal is। तो मेटल की हीट कैपेसिटी बच्चों इन्होंने हमसे पूछी है। तो अब बच्चों यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा जो मेरे को, जब मैं इस क्वेश्चन को जैसे रीड किया ना, मेरे दिमाग में पता क्या आया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दे रखा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई देखो हीट रेडिएट करेगी और हीट रिसीव भी करेगी, उसके डिफरेंस के बराबर रेट से मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो उसमें से कुछ पार्ट लॉस होता रहेगा, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे पता है प्रॉब्लम पता है क्या थी,
यहाँ पे इन्होंने पता है क्या बोला है, इन्होंने बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन दिया। इन्होंने कहा कि देखो टेम्परेचर ना उसका कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, अगर तुम इस टेम्परेचर के एक्सप्रेशन को ढंग से देखो ना तो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जनरली होता क्या है कि जब तुम हीट देते हो ना बच्चों तो एक टाइम पे जाके चीजें क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ना इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तुम कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हो, चलो उसका टेम्परेचर बढ़ के इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेडिएशन ज्यादा होता है, रेडिएशन ज्यादा होता है तो सराउंडिंग से मतलब सराउंडिंग से कम एनर्जी आ रही होती है, तो वो वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होता था। लेकिन इसमें बच्चों सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला और ये टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा और इंसुलेटेड और बोल दिया था इस कंटेनर को ना कि इसका हीट का कोई किसी से लेन देन नहीं है, किसी और के साथ कोई एक्सचेंज नहीं है, मतलब ना इसका हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा किसी के साथ। तो अल्टीमेटली बच्चों मुझे क्या सोचना था, मुझे इसमें वो रेडिएशन को रख देना था साइड में। मुझे इसमें ये सोचना था कि देखिए जी, क्योंकि इन्होंने कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, तो मुझे बस इतना करना था कि देखो ये पावर जो आ रही है ना, ये बस इसका टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ रही है। इसमें हीट ट्रांसफर रेडिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं था, बस कैलोरीमेट्री वाले पार्ट से ही इसको खत्म कर देना था। तो इन्होंने बनाने वाले ने क्वेश्चन बहुत मतलब समझ रहे हो, निकलने वाला तो कुछ और था, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन भाई तुम एक बात बताओ, बच्चे को क्या पता कि तुम कैलोरीमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो। यार मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना कि रेडिएशन तो कंसीडर कर भाई, भाई तू दे हीट दे, तू किसी भी चीज को हीट दे। तूने बोला है ना कि भाई टेम्परेचर किसी भी बॉडी का, अगर तुम आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन बना रहे हो तो तुम ये सोच के चलो ना कि एडवांस का क्वेश्चन है, तो बच्चा जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, तो वो कंसिडर करेगा कि वो रेडिएशन भी एमिट कर रही होगी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, देखिए किसी भी चीज को तुम हीट देते हो ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बस वो कॉन्सेप्ट लगाना है, रेडिएशन को मारो गोली। तो ये बहुत इलॉजिकल बात हो गई, ये तो वो वाली बात हो गई कि जब हम पढ़ाना चालू करते हैं ना थर्मल फिजिक्स, तो हम पहले पढ़ाते हैं कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री जब पढ़ाते तो हम बच्चे को सोचने ही नहीं देते कि रेडिएशन भी कराना है तेरे को, है ना। फिर हम पढ़ाते हैं थर्मल एक्सपेंशन, फिर हीट ट्रांसफर पढ़ाते हैं, फिर हीट ट्रांसफर कहते हैं कि नहीं देख हीट देगा ना तो हीट देगा तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो बाहर रेडिएशन भी होगा। इन्होंने कहा कि रेडिएशन को आंख बंद कर लो। अरे भाई क्यों बंद कर लें भाई, ठीक है। तो बड़ा इलॉजिकल लगा हुआ मेरे को ना जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा। तो इन्होंने कहा कि देखिए जी बस सिंपल सी बात है, ये बॉडी है, ठीक है, इसको तुम पी की रेट से एनर्जी दे रहे हो और कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा दो कि एनर्जी आ रही है तो इससे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बस खत्म। तो P इज इक्वल टू सी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। मतलब बहुत ही लॉजिकल बात होगी। जब जब कोई बच्चा हीट ट्रांसफर और इन सब चीजों में इतने गोते लगा लेता है ना, तो वो इतना नहीं, वो फिर यहाँ थोड़ी सोचेगा यार उसके तो उसके कॉन्सेप्ट में क्या गलती है, बताओ मेरे को। मुझे नहीं लगता कि वो इस रेडिएशन को अगर कंसिडर कर रहा है यहाँ पे तो उसमें कोई गलती है। तो बेसिकली तो ये होना तो ये चाहिए था कि P माइनस का ये जो निकल गई एनर्जी दैट, लेकिन इन्होंने हाँ ये बच जाएंगे इस वाली वर्ड को यूज करके, इंसुलेटेड है, मतलब ना किसी भी दुनिया की किसी भी चीज से उसका कोई लेन देन हो नहीं रहा है। इंसुलेटेड में मतलब डेल्टा क्यू क्या होता है, किसी को हीट वीट दे नहीं रहा, बस वो हीट खुद ही ले रहा है। तुम समझ रहे हो ना बच्चों, एक वर्ड वो इससे बच जाएंगे, इस वाले वर्ड से ना, इंसुलेटेड वाले वर्ड से। तो खैर हम भी क्या करें, ठीक है। आईआईटी का क्वेश्चन होता है, शायद अब इसमें यह भी हो सकता है कि उन्होंने इसमें ज्यादा दिमाग लगा दिया कि इंसुलेटर डाल देते हैं वर्ड को ना, तो सामने वाले को वो सोचना ही नहीं है रेडिएशन का ना, रेडिएशन का पार्ट ही नहीं सोचना। लेकिन यार इतना मतलब थोड़ा ऑब्वियस नहीं लगा है ना कि एकदम देखते ही मतलब वो चीज आ जाए। तो इंसुलेटेड वर्ड बच्चों यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वर्ड वी विल नॉट कंसिडर द दिस पार्ट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, ये वाला पार्ट हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे, इससे हीट का कहीं और लेन देन कंसिडर नहीं करेंगे, बस इसको हीट मिल रही है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस वी हैव टू कंसिडर। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, C। अब इस टेम्परेचर को दे रखा है तो मैं टेम्परेचर टाइम का फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आएगा बच्चों T नॉट बीटा बाई 4 T की पावर माइनस का 3/4, ठीक है। ऐसा आ जाएगा ना इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो, ठीक है। ओके एक काम करो बच्चों, यहां से एक काम करो कि इसको उधर ले जाओ, तो T माइनस का T नॉट डिवाइड बाई बीटा T की पावर 1/4, इसको कर दो बच्चों 3/4, पावर 3 लगा दो और इसको उल्टा कर दो, यहां पे लाके वैल्यू पुट कर दो, तो सी टी नॉट बीटा डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो टी की पावर माइनस का 3/4, तो टी की पावर माइनस का 3/4 क्या आ जाएगा बच्चों, बीटा की पावर 3 टी माइनस का टी नॉट की पावर 3, ठीक है। ये आ गया।
तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी को एक तरफ रखो बच्चों, सी इक्वल टू 4p टी माइनस का टी नॉट की पावर 3 डिवाइडेड बाई टी नॉट बीटा की पावर 4। तो जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था ना बच्चों, देन आई रियलाइज्ड कि आईआईटी वाले क्वेश्चन को इतनी जल्दी मतलब उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। तो दिस वर्ड contain a lot of information in itself and I hope that's why they did not consider the heat in this part, ठीक है। पर मैं पहली बार में जब मैं इसको देखा तो मुझे ये क्लिक नहीं किया था। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों c इक्वल टू 4p टी माइनस का टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट बीटा की पावर 4, ठीक है। ओके वैसे मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ ना, मतलब एडवांस वाले क्वेश्चंस की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बट अब यार वही खुद हरकतें करते हैं। 2022 में कई सारे क्वेश्चंस बोनस कर दिए, उससे पहले भी बोनस किए, तो ये चीजें होती है तो थोड़ा सा लगता है कि यार शायद सामने वाले ने कहीं कहीं गलती कर दी होगी। कई बार नहीं करते क्लियरली ना, वो मेंशन नहीं करते चीजों को ना। खैर आ जाते हैं बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो ये था बच्चों हमारा 2000। अच्छा इसका आंसर जो ये गलत दे रखा है, क्या दिया है इन्होंने, तो ये सब सही तो लिखा है ना मैंने यहां तक। क्या आ रहा है भाई अपना आंसर, 4p टी माइनस का टी नॉट की पावर 3 डिवाइड बाई दिस। अच्छा यहाँ पे एक गलती, इसकी वैल्यू मैंने सही फाइंड की है, नहीं सही नहीं फाइंड की ना इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे एक टी नॉट की पावर 3 भी आएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना इसके साथ तो टी नॉट की पावर बच्चों 3 भी आएगा यहाँ पे ना, टी नॉट की पावर 3, तो टी नॉट की पावर बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। तो टी नॉट की पावर 4 बीटा की पावर 4 और 4p टी माइनस का टी नॉट पावर 3, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो शायद गलती से 8 लिख दिया है, तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों ना इसी साल में, तो ये कौन सी ईयर के क्वेश्चन है, 2019 के। 2019 में बच्चों बेसिकली इन तीनों टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे, तीसरा भी है क्या, नहीं 2 ही क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है। A liquid at 30 degrees Celsius is poured very slowly into a calorimeter that is at temperature of 110 degrees Celsius. The boiling temperature of the liquid is 80 degrees Celsius. It is found that the first 5 gram of the liquid completely evaporate. After pouring another 80 gram of the liquid, the equilibrium temperature is found to be 50 degrees Celsius. The ratio of the latent heat of the liquid to its specific heat will be this per degree Celsius. Neglect the heat exchange with the surrounding. तो बच्चों एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना दे रखा है, 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर ना, 80 डिग्री सेल्सियस पे उड़ जाता है, मतलब ना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना था बच्चों, 110 डिग्री सेल्सियस। जो लिक्विड तुम पॉर कर रहे हो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, तो जैसे तुमने लिक्विड डाला, तो लिक्विड डालोगे तो बच्चों लिक्विड का टेम्परेचर कम है, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर घटेगा और लिक्विड का बढ़ेगा। लिक्विड का जैसे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हुआ, उड़ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बच्चे एक प्रोसेस हो रही है कि पहले 5 ग्राम जब तुमने डाला ना बच्चों लिक्विड, तो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया है। तो 5 ग्राम इवेपोरेट हुआ है, उसके बाद नहीं हो रहा, मतलब उसके बाद कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 80 डिग्री सेल्सियस से उससे नीचे आ गया होगा। सो बेसिकली कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 110 से 180 हुआ है, उस दौरान 5 ग्राम ऑफ लिक्विड इवेपोरेट हो गया है। तो कैलोरीमीटर ने हीट लूज की होगी, कितनी हीट लूज की होगी बच्चों, कैलोरीमीटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, उसको मान लेते हैं सी नॉट के बराबर, ठीक है। सी नॉट इंटू डेल्टा टी, तो इसका टेम्परेचर 110 से, इसका टेम्परेचर बच्चों 110 से कितना हो गया, एक मिनट ना, 110 से इसका टेम्परेचर बच्चों 80 के बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये काम हुआ है बच्चों ना, पहले 110 से 80 के बराबर बच्चों इसका टेम्परेचर हो गया है। उस दौरान 5 ग्राम ऑफ वाटर, लिक्विड, 5 ग्राम लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस में इसके अंदर डाला गया था और वो इवेपोरेट हो गया। तो 30 से पहले तो उसका टेम्परेचर 80 तक गया होगा और 80 के बाद वो इवेपोरेट हुआ होगा। तो 5 इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो टेम्परेचर कितना गया, 80 तक गया, कहां से, 30 से।
इतनी हीट तो बच्चों पहले लिक्विड ने अपना टेम्परेचर बढ़ाने में ली होगी, फिर उसके बाद वो 80 डिग्री सेल्सियस से इवेपोरेट हुआ होगा, प्लस का 5 इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है बच्चों, एल मान लिया अपन ने ना। तो ये हो गई बच्चों पहली इक्वेशन। फिर उसके बाद कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 पे आ गया, अब तुम आगे और वाटर इसमें पॉर करते, लिक्विड और इसमें पॉर करते जा रहे हो, तो अब क्या होगा, अब तो खुद कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 नहीं 80 है या उससे कम होता जाएगा, तो फिर तो इवेपोरेट होने का चांस ही खत्म हो गया। फिर फाइनली सेटल कितने पे हो गए बच्चों, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने एडिशनल कितना लिक्विड पॉर किया, 80 ग्राम। तो अभी भी कैलोरीमीटर का टेम्परेचर घटा है, कहां से, 80 से 50। तो अब आप कैलोरीमीटर की हीट लॉस लिखोगे, सी नॉट 80 माइनस का 50, सी नॉट बच्चों मैंने हीट कैपेसिटी मान लिया उसकी ना, तो 80 से 50 घटा, उस दौरान 80 ग्राम लिक्विड आपने पॉर किया एट 30 डिग्री सेल्सियस, और अब इक्विलिब्रियम जो अटेन हुआ है लिक्विड का और कैलोरीमीटर का जो दोनों का टेम्परेचर है वो हो गया 50। तो 80 ग्राम ने इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो 50 माइनस का 30, इतनी हीट ली होगी जो कैलोरीमीटर ने दी होगी। अगर तुम देखो ना तो ये दोनों बराबर है, सी नॉट इंटू 30, सी नॉट इंटू 30, मतलब ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से देखो बच्चों 50 250 एस प्लस का 5 एल इजिकल टू ये आएगा बच्चे 20 1600 एस। तो एस इंटू 1600 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 1350 इजिकल टू 5 एल। तो एल डिवाइड बाई एस आप लोगों से इन्होंने पूछा था, 1350 डिवाइड बाई 5, तो 5 दूनी 10, 10 5 7 35, ये आ जाएगा बच्चों एल अपॉन एस की वैल्यू। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बच्चों थोड़ी ट्रिक थी, कई बार बच्चे इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं कि जो स्टार्टिंग में लिक्विड जो पॉर किया है वो हीट भी हुआ है, यहाँ पे गलती हो जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 270 इज द आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आए थे बच्चों 2019 में। लेट्स मूव टू 2018, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर से 2018 में क्या क्वेश्चन आया था। 2018 में बच्चों कंडक्शन वाले पार्ट से आया था। ठीक है, टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो कंडक्टिंग सिलेंडर है इक्वल लेंथ के, बट डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन द सीरीज बिटवीन टू हीट बाथ केप्ट एट द टेम्परेचर T1 300 केल्विन एंड 100 केल्विन। ये रिपीट हो गई ये बात है ना, एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलर वन। तो लेंथ इसकी बराबर दे रखी है, इसका अगर एरिया A है तो इसका एरिया बच्चों 4A के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, twice the smaller one, and the thermal conductivity of the material of the smaller and the larger cylinder are K1 and K2. If the temperature at the junction of the two cylinder in the steady state is 200 Kelvin, then K1 और K2 की वैल्यू बतानी है। डायग्राम ही नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर बच्चों 200 केल्विन है, यहाँ का टेम्परेचर बच्चों 300 केल्विन है, यहाँ का टेम्परेचर 100 केल्विन है। अच्छा, यहाँ से जो हीट करंट जाएगा बच्चों, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो हीट करंट तो बच्चों सेम जाएगा, हीट करंट दोनों में सेम है। यहां से यहां तक का ड्रॉप यहां से यहां तक के ड्रॉप के बराबर है, हीट करंट भी सेम है, तो दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस वाले का और उसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2, R1 एंड R2 भी बच्चों बराबर होने चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के ए, L अपॉन K1 इंटू ए इज इक्वल टू L अपॉन K2 इंटू 4A। तो बच्चों K1 अपॉन K2 हमारे पास आ जाता है यहाँ से 4 के बराबर। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अगर तुम सोचो तुम्हारे पेपर में आ जाए तो कैसा लगेगा, मजा ही आ जाएगा ना। तो ये K1 अपॉन K2 बच्चों 4 के बराबर आंसर होगा इसका ना, देख लेते हैं क्या है, 4 ही है आंसर ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू 2017। अच्छा, इन पेपरों को, जेईई एडवांस के पेपरों को कराने में बच्चों जान निकल जाती है। जब मैं अब इनको कर रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन है इसमें ना, तो बड़ा मजा आ रहा है, लग रहा है कि एक एक साल मूव करके। अब जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक साल से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साल में 4-4 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां ज्यादा दिमाग खराब होता है। तो इसलिए इस टॉपिक को पकड़ा यार। मैं भी परेशान हो गया था, पूरे 3-3 घंटे के जो वीडियो बनाए ना बच्चों मैंने। देखिए, एडवांस का क्वेश्चन जो है यू हैव टू सॉल्व वंस। अगर आप लाइव जा रहे हो, बिना देखे जा रहे हो, मतलब लाइक यू हैव टू सॉल्व, अदरवाइज क्या होगा, तुम ना कैलकुलेशन ऐसी गंदी कर दोगे, बच्चों को अनाप शनाप मेथड बता दोगे, जो उनको सिखाना है वो सिखा के पता नहीं क्या कर दोगे। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हेन
देयर इज अ 3 hours और 4 hours वीडियो, मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मेरे पास क्लासेस के बाद 3 घंटे नहीं होते एक साथ ना, तो वो मल्टीपल, और फिर स्टार्ट करने में जैसे तुम्हें लगता है ना कि यार एडवांस के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आलस आता ही है, तो स्टार्ट करने में ना, इन क्लासेस को, इन रिकॉर्डिंग्स को स्टार्ट करने में बड़ा ही मेरे को अपने आप को पुश करना पड़ता है। जावे एक 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 वीडियो रिकॉर्ड करके आ जाते हैं। खैर कोई ना, इससे आप लोगों का भला हो, इससे खुशी मिलती है यार मेरे को ना, कि ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे जितने भी पढ़ रहे हैं उतने पढ़ तो रहे हैं कम से कम। 2017 बच्चों, एक और क्वेश्चन बच्चों। A human body has a surface area of approximately 1 meter square. The normal body temperature is 10 K above the surrounding room temperature T naught. अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों एक बार बच्चा लेके आया था, कहता है कि सर इसके ना अलग अलग आंसर दिए गए अलग अलग जगह पे। मैंने कहा भाई तू आईआईटी वाला आंसर ले ले, कि सर आईआईटी वाले आंसर में भी गलती हो सकती है। मैंने कहा देख भाई ठीक है, अगर होती है तो बोनस कर देते हैं आफ्टर रिव्यू प्रोसेस। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों बड़ा धमाल मचा हुआ है। ठीक है, देखते बच्चों इस क्वेश्चन में है क्या। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बोला है, उसका एरिया बच्चों 1 मीटर स्क्वायर के बराबर कंसीडर करना है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, इन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ना 10 केल्विन अबव है सराउंडिंग के रूम टेम्परेचर टी नॉट से। रूम टेम्परेचर को उन्होंने 300 केल्विन मान लिया है। टी नॉट इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा टी नॉट की पावर 4 उन्होंने दे दी 460 के बराबर। ठीक है भाई, और वेयर सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो बॉडी का टेम्परेचर 10 बच्चों 10 केल्विन ऊपर मानना है। ठीक है, तो हमें क्या है कि बच्चों यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस तो आ रहा है किसमें, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। तो नेट तो बॉडी का हीट लॉस हो रहा होगा। ठीक है, बॉडी हीट लॉस कर रही होगी। तो ये पहली वाली तो बच्चों सारी इंफॉर्मेशन है। पहला ऑप्शन पे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली then the peak in the spectrum of the electromagnetic radiation emitted by the body would shift to the longer wavelength। ये कह रहे हैं भाई अगर बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ा दो, सिग्निफिकेंटली बढ़ा दो, तो जो पीक आता है ना, आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व याद आ रहा है, जो कि ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करता है कि किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी इंटेंसिटी आएगी। उसमें बच्चों कुछ एक पीक आता था इफ यू रिमेंबर, और यहां पे आता था बच्चों लैम्डा एम, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती थी आपको ना, उसको बोलते थे लैम्डा एम। और लैम्डा एम इंटू टी ये कांस्टेंट होता था। तो जब बॉडी का टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो ना बच्चों, तो ये लैम्डा एम घटता है। ठीक है ना, लैम्डा एम घटता है। तो इन्होंने बोला कि इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। Then the peak in the spectrum, तो ये जो पीक आती है, इसी से मेरे को समझ में आ गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी वुड शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ। नो, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ये शिफ्ट होगी। सो दिस ऑप्शन वाज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, नॉट करेक्ट। इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी नॉट, इन्होंने कहा कि देखिए जी सराउंडिंग के टेम्परेचर को घटा देते हैं, रिड्यूस कर दिया हमने ना छोटे अमाउंट से, डेल्टा टी नॉट। अच्छा, डेल्टा टी नॉट बच्चों मच स्मॉलर देन टी नॉट था। ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत छोटा सा चेंज कर दिया। जैसे मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता 300 केल्विन, तो बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन होता। अब इन्होंने 300 केल्विन को सराउंडिंग के टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा दिया, सराउंडिंग के टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा दिया। तो देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर, अब ये कह रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर आपको सेम मेंटेन करना है, लिविंग ह्यूमन बीइंग needs to radiate delta W this more energy per unit time। अब ये कह रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों आपने घटा दिया, तो इस ह्यूमन बॉडी को इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा रेडिएट करनी पड़ेगी। 4 सिग्मा टी नॉट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी नॉट के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी इसको रेडिएट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आया इस वाले ऑप्शन में ना। इस वाले ऑप्शन को लोगों ने बोला कि दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहां पे आ जाते हैं बच्चों, पर इस वाले ऑप्शन को देखेंगे अभी ना लास्ट में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज क्लोज टू दिस। ये कह रहे हैं कि 300 केल्विन के आसपास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड जो होगी वो क्लोज टू दिस होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी। अच्छा, रिड्यूसिंग द exposed surface area of the body
allows human to maintain the same body temperature while reducing the energy lost by the radiation. इन्होंने बच्चों देखो बहुत सारी जगहों पे ये यूज किया है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड इज क्लोज टू दिस. ठीक है, अमाउंट ऑफ बॉडी रेडिएटेड जो होगा ना बच्चों, अमाउंट ऑफ बॉडी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड वो होगा E सिग्मा A T की पावर 4 के बराबर. दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड. आप बोलोगे सर आप वो क्यों नहीं लिख रहे, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस का T0 की पावर 4, वो क्यों नहीं लिख रहे हो? उसमें बच्चों एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है बच्चों? E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस का T0 की पावर 4 होता है रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट. एनर्जी जो लॉस्ट हो रही होगी उसकी बॉडी से ना. इन्होंने इस ऑप्शन में देखो एनर्जी रेडिएटेड वर्ड यूज किया है, और इस ऑप्शन में बच्चों इन्होंने यूज किया है एनर्जी लॉस्ट बाय द रेडिएशन. तो ये जो लॉस्ट वाली जो कहानी बना दी ना बच्चों इन्होंने यहाँ पे, तो मतलब दे हैव नो इंटेंशन टू यूज दिस टर्म एज अ लॉस्ट एनर्जी. दिस इज द रेडिएटेड एनर्जी, मतलब दिस एनर्जी. हाँ, अगर तुम लिखे तो E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस का T0 की पावर 4, दैट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस. तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस, लॉस वर्ड बच्चों इन्होंने इसी ऑप्शन में यूज कर लिया था. इस वजह से बच्चों हमें जब इसकी वैल्यू जब तुम फाइंड करने जाओगे ना, इसकी जब वैल्यू जब तुम फाइंड करने जाओगे, एंड इवन इफ यू कंसीडर दिस एज अ ब्लैक बॉडी बिकॉज नथिंग इज गिवन अबाउट ई के बारे में बच्चों यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी. वैसे तो बच्चों यहाँ पे ई की इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी थी, तो मैं इस वाले ऑप्शन को वैसे ही नहीं टिक करता, और इस वाले ऑप्शन को भी बच्चों ई की इंफॉर्मेशन न देने पे एक बार को मैं सोचता कि यार ना टिक करूं. ई के बारे में तो दिया ही नहीं ना, यहाँ पे ई भी तो आना चाहिए. ई तो बच्चों उन्होंने कंसिडर नहीं किया, उन्होंने ह्यूमन बॉडी को ही ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लिया है. ठीक है, स्टिल मतलब अगर हम बात करते भी हैं इसके आसपास जाके कि क्या ये होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, तो क्या ये वाली एनर्जी जो है 60 के करीब आ रही है. तो अगर मैं इस एनर्जी को देखूं ना बच्चों, रेडिएटेड एनर्जी ई डॉट, ई को अगर मैं 1 भी मान लेता हूं, सिग्मा ए टी की पावर 4, तो टी होगा बच्चों 310 की पावर 4. अगर मैं इसको करीब करीब 300 के करीब भी मानूं बच्चों, और सिग्मा इंटू T0 की पावर 4 की वैल्यू उन्होंने 460 दे रखी थी, तो 460 इंटू 1, ये बच्चों करीब करीब हमारा आंसर आना चाहिए था. ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड करीब करीब बच्चों इसके बराबर आ जानी चाहिए थी सिग्मा. ठीक है, 460 के करीब आनी चाहिए थी. अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज नॉट 60 जूल, दैट शुड बी दैट. करीब करीब मतलब उससे थोड़ी सी एक्चुअली पता है ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ. ये ना ये जो एनर्जी है ना, ये डिफरेंस के बराबर है. मैं बताता हूँ कैसे ना, कैसे आएगी. बॉडी का टेम्परेचर कितना है 310, सराउंडिंग कितना है 300. क्या टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है? यस. क्या हम जो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट लगा सकते हैं? यस. तो dq बाई dt लॉस जो है ना बच्चों, लॉस जो होगी वो होगी 4e सिग्मा, अभी मैंने डिराइव किया था a T0 की पावर 3 t माइनस का T0. ठीक है, तो 4 अगर मैं e की वैल्यू 1 ले भी लेता हूं, और सिग्मा इंटू T0, इसको एक काम करना T0 से डिवाइड कर देना, इस T0 की पावर 4 हो जाएगा. इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 460 के बराबर, डिवाइड बाई 300 इंटू 10. अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको काटो, पहले तो तुम एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो. 24 4 चौक 16 और 2 18 डिवाइड बाई 3, तो ये कुछ 61 जूल पर सेकंड के करीब आ जाती है. सो दिस इज द एनर्जी लॉस का रेट, नॉट द एनर्जी रेडिएटेड. अगर ये लॉस वर्ड यूज नहीं किया होता ना, तो शायद एक बार को हम इसे अलग नहीं कर पाते. तो यहाँ पे उन्होंने जो बच्चों ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड जो 60 जूल है ना बच्चों, दिस इज नॉट द एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी. एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली दिस, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 460 से थोड़ी ज्यादा होगी. ठीक है, जैसे अगर मैं 300 को यूज कर लूं तो 460 आ रही, मतलब 520 आना चाहिए था. तो 520 जूल एनर्जी बच्चों पर सेकंड लॉस हो रही होगी, उसमें रिसीव हो रही होगी 460 नहीं 520 रेडिएट हो रही होगी, रिसीव हो रही होगी बच्चों उसको 460 के बराबर. ठीक है, तो ऐसे करके बच्चों ये आएगा.
तो ये वाला बच्चों गलत क्यों हुआ, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? तो ये लॉस वाली कहानी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, दे आर इंटरेस्टेड इन द रेडिएटेड एनर्जी नॉट इन द लॉस्ट एनर्जी, रेट ऑफ लॉस में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कह रहे हैं रिड्यूसिंग द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जब कोई जैसे सिकुड़ के सो जाता है, ठीक है, तो तुमने देखा है ठंड कम लगती है ना, तो रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया द बॉडी बाई कर्लिंग अप अलाउज ह्यूमन टू मेंटेन, ये तो बच्चों ने आंसर कर दिया होगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप ठीक है, सबने एक्सपीरियंस किया होता है। मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर वाइल रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉस्ट बाय द रेडिएशन, तो एनर्जी लॉस्ट में एरिया वाला टर्म आएगा, यहाँ पे आएगा ना एनर्जी लॉस डी क्यू बाई डी टी, जो लॉस होगी उसमें क्या क्या टर्म आएंगे, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस बच्चों रिड्यूस हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं बच्चों ना, इसमें बच्चों देखो कोई भी बच्चा अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो एक तो वो चीज, एक तो लॉजिक यहाँ पे दे सकता है कि देखिए जी जो ह्यूमन बॉडी है ना उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज दिस, तो एक तो वो दिमाग लगा सकता है कि देखिए जी आपने उसको ब्लैक बॉडी क्यों कंसीडर कर लिया, ई इज मिसिंग हियर, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्यों कंसीडर कर लिया, एक तो वो ये कह सकता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसको वो करनी होगी, अब होगा क्या कि बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन कितना करना है बच्चों, 10 डिग्री 10 केल्विन अबव द सराउंडिंग। अब तुमने रूम का टेम्परेचर 300 से थोड़ा नीचे कर दिया, तो अब उसका टेम्परेचर भी बच्चों थोड़ा नीचे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दैट, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस वाली टर्म तो सेम रहेगी। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो अब अगर तुम कहो ना तो जो इसको और एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, समझना इस चीज को ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आपने इसका टेम्परेचर 300 माइनस का डेल्टा टी नॉट कर दिया, तो बच्चों इनका डिफरेंस तुम्हें 310 माइनस का डेल्टा टी नॉट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अरे भाई इन दोनों का डिफरेंस तो 10 के बराबर, उन्होंने खुद ही बोला है ना कि ह्यूमन बॉडी हैज द सरफेस एरिया दिस, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 के अबव द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है, तो वही मेंटेन कर रहा था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 के अबव द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा तो मतलब 310 हो गया, ठीक है, वो 300 हो गया, टेक द रूम टेम्परेचर टू बी दिस, टी नॉट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी नॉट देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर द सेम लिविंग ह्यूमन बीइंग, नहीं मैं गलत कर रहा था बच्चों, ये वाली चीज जो है, ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए तो दे आर जस्ट सेइंग कि दे हैव टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, मतलब दे हैव टू मेंटेन द 310 केल्विन, ये मेंटेन करना है, और ये 300 माइनस का टी नॉट के बराबर हो गया, डेल्टा टी नॉट के बराबर हो गया। अब जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा ना बच्चों, अब रेट ऑफ हीट लॉस बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, तो जैसे अगर मैं कहूं कि यहां से अब इसका टेम्परेचर ये हो गया है, तो रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा ना बच्चों, रेट ऑफ हीट लॉस 4E सिग्मा ए टी नॉट, मतलब 300 माइनस का डेल्टा टी नॉट की पावर 3, ठीक है, इसकी पावर 3 इंटू टी माइनस का 300 माइनस का डेल्टा टी नॉट, अभी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा ना डी क्यू बाई डी टी, न्यू वाला जो लॉस होगा वो अब हमारा इतना आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे इस वाले का, इस वाले पार्ट का, मुझे तो लग रहा है वैसे भी बहुत छोटा है इससे, तो इसको हम इग्नोर ही कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 4E सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 टी माइनस का 300 प्लस का 4E सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 डेल्टा टी नॉट, ये होगा बच्चों नया हीट लॉस जो होगा ना डी क्यू बाई डी टी, जो नया होगा, तो ये तो बच्चों पुराना वाला था, ठीक है, पुराना वाला हमारा ये था हीट लॉस। अब जो नया वाला जो हीट लॉस होगा बच्चों दैट विल बी दिस,
4e सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी नॉट। 4e सिग्मा ए की वैल्यू तो 1 के बराबर दे रखी है, तो डेल्टा ऑफ ये जो आएगा ना बच्चों डी क्यू बाई डी टी, इनमें जो चेंज आएगा न्यू वाले और उसमें ना, दैट कम्स आउट टू बी 4e सिग्मा टी नॉट की पावर 3 डेल्टा टी नॉट। तो 4e सिग्मा टी नॉट की पावर 3 डेल्टा टी नॉट। तो बच्चों इस वाले ऑप्शन में मतलब एक ही तर्क दिया जा सकता है, मतलब मैं सही बताऊं तो आई लीव दिस क्वेश्चन, मतलब लीव दिस पार्ट, ठीक है। या तो मैं एक ही तर्क दे सकता हूं कि यार देखो इसमें ना ई नहीं दे रखा, मतलब ह्यूमन बॉडी को उन्होंने कहीं पर भी ब्लैक बॉडी वर्ड यूज नहीं किया, हाउ कुड यू यूज दिस टर्म, मतलब वन कैसे यूज कर सकते हो आप ना, ब्लैक बॉडी की तरह कंसिडर कैसे कर सकते हो ह्यूमन बॉडी को। बस यही एक तर्क दिया जा सकता है बच्चा ना यहाँ पे इस वाले को गलत करने के लिए। तो या तो यार मैं क्या करूंगा, अगर जैसे मुझे पता है कि करेक्ट वाला चूज करना है तो मैं पार्शियल मार्किंग रहती है तो मैं इस ऑप्शन में एक बार कंसिडर करूंगा कि यार आई शुड नॉट कंसिडर ह्यूमन बॉडी एज अ ब्लैक बॉडी एंड आई शुड नॉट टिक दिस ऑप्शन, ठीक है। तो ये बच्चों थोड़ा सा रहेगा इस तरीके का ना एडवांस के क्वेश्चन। और खासतौर पर बच्चों यहाँ पे जो इन्होंने इस वाले को भी गलत कर दिया, अब मान लो चलो वो लॉस में इंटरेस्टेड भी नहीं है, चलो मान लो ना एनर्जी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी लॉस ही मान रहे हैं सपोज, इसमें भी ई वाला पंगा आएगा, ई वाला पंगा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ये तो क्लियरली पता लग रहा था। तो सेफ साइड अगर किसी को चलना है तो जस्ट क्लिक दिस वन। I think if the surrounding temperature reduces by small amount delta T naught, which is much greater than T naught, then to maintain the same body temperature, the same living human being needs to radiate. तो डिफरेंस आ गया ना बच्चों, अब ज्यादा एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया है, ठीक है। अब एक वो जो टर्म थी ना टी नॉट माइनस का डेल्टा टी की पावर 3 वाली, वो वाली तो बच्चों उसे तो टी नॉट की पावर 3 लिख सकता हूं, पर वो ई वाला ही एक फैक्टर बच्चों मेरे को तो इसमें यही समझ में आया कि बिकॉज ऑफ द वी कैन नॉट कंसिडर द ह्यूमन बॉडी एज अ ब्लैक बॉडी, दैट्स व्हाई मे बी दे डिड नॉट कंसिडर दिस ऑप्शन, ठीक है। आईआईटी ने बच्चों उसका ये वाला ऑप्शन दिया था करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट 2016 बच्चों, जो हमारे आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया था, इस साल भी 2023 में आईआईटी गुवाहाटी ही बनाने जा रहा है। देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, द एंड्स क्यू आर ऑफ 2 थिन वायर्स, 2 थिन वायर है बच्चों पी क्यू एंड आर एस, आर शोल्डर्ड और जॉइंट टुगेदर। इनिशियली ईच ऑफ द वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर and 10 degrees Celsius. Now the end P is maintained at 10 degrees Celsius, while the end S is heated and maintained at 400 degrees Celsius. The system is thermally insulated from its surrounding. If the thermal conductivity of wire PQ is twice that of the wire RS, thermal conductivity अलग दे रखी है दोनों की ना, and the coefficient of linear expansion of PQ is this, then the change in the length of the PQ is. एक मेरे दिमाग में बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज आई कि चलो ठीक है, दोनों वायर हैं, 2 वायर लिए इन्होंने ना, लेंथ दोनों की 1 मीटर दी, लेकिन तुमने कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात ही नहीं की। पर खैर कोई ना, मतलब इन्होंने बोला 2 थिन वायर, तो मतलब उन्होंने आइडेंटिकली ले लिए होंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर 2 थिन वायर है पी क्यू और आर एस, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इधर वाले को 10 डिग्री सेल्सियस पे आपने मेंटेन किया हुआ है और इधर वाले को आप मेंटेन कर रहे हो बच्चों 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 डिग्री सेल्सियस और 400 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की डिफरेंट दे रखी है बच्चों। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर पीक्यू इज ट्वाइस, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डबल दे रखी है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर आर होगा, रेजिस्टेंस बच्चों आर इज इक्वल टू एल अपॉन के ए होता है, ठीक है। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी डबल है तो उसका रेजिस्टेंस अगर आर मान रहे हो तो इसका 2R होगा, इसका रेजिस्टेंस डबल होगा। यहाँ का जंक्शन का टेम्परेचर बच्चों मान लेते हैं टी के बराबर है। बेसिकली हमें इस वाले वायर की लेंथ में चेंज पूछा है, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, इस वाले वायर की टेम्परेचर जो होगी ना अलग अलग जगह की अलग अलग होगी, और टेम्परेचर वेरिएबल होगा, तो बच्चों अलग अलग लेंथ में अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूं तो हर एक टुकड़े की लेंथ में चेंज अलग अलग आएगा। ये वाली बात मेरे को यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है बच्चों, वेरी करेगा। टेम्परेचर ऐसे वेरी कर रहा होगा, जैसे टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना बच्चों पी क्यू वायर के लिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस से
T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वेरी करेगा और ये L इजिकल टू 1 हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर बच्चों ऐसे वेरी कर रहा होगा यहां से यहां तक। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी छोटी सी लेंथ लूंगा ना बच्चों, dx लेंथ, तो इसका जो चेंज आएगा ना इस वाले पार्ट से डिफरेंट आएगा, इस वाले पार्ट से डिफरेंट आएगा। मतलब dx लेंथ के हर एक एलिमेंट का चेंज अलग अलग होगा, बिकॉज हर एक का टेम्परेचर अलग अलग चेंज हुआ है। पहले सबका टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर जैसे इधर वाला एंड है ना जिसका 10 डिग्री सेल्सियस, उसका तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो उसका तो लेंथ में क्या ही चेंज आएगा। थोड़ा आगे आओगे उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा, अगले वाले का इतना बढ़ा, अगले वाले का और ज्यादा बढ़ा, अगले वाले का और ज्यादा बढ़ा, हर एक की लेंथ में अलग अलग चेंज आएगा। तो बच्चों इसमें ऑब्वियस बात है, आई हैव टू कंसीडर इंटीग्रेशन। अगर बच्चों इंसुलेटेड वायर होता है, यहाँ पे हीट का लॉस अगर हम कंसीडर नहीं करते तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे कांस्टेंट आता है, मतलब टेम्परेचर का चेंज लीनियर आता है। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज लीनियरली बढ़ेगा यहाँ पे ना टेम्परेचर जो है। ओके, हीट बच्चों इधर से इधर आ रही होगी, अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाऊं कि जो हीट करंट ऐसे गया होगा वो इससे पास होगा, तो T माइनस का 10 डिवाइडेड बाई R, ये बराबर होना चाहिए बच्चों 400 माइनस का T डिवाइड बाई 2R के। R से R कट जाएगा बच्चों, 2T माइनस का 20, 400 माइनस का T, तो 3T इक्वल टू 420, T आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 140 के बराबर। इस जगह का टेम्परेचर पता लग गया मेरे को ना। अब बच्चों मैं अगर किसी भी x डिस्टेंस का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर देखूं T एट एनी x, तो टेम्परेचर को बच्चों कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, T इक्वल टू इस जगह पे 10 के बराबर है प्लस का, चेंज कितना आया बच्चों 140 माइनस का 110, 140 माइनस का 10, कितनी लेंथ में 1 मीटर में इंटू x, तो टेम्परेचर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 130x प्लस का 10 के बराबर। ये होगा बच्चों किसी भी x का टेम्परेचर, किसी भी x डिस्टेंस में जो टेम्परेचर। अच्छा, हर एक पॉइंट का जो टेम्परेचर था ना वो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर था, तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया है, तो जैसे अगर मैं टेम्परेचर में चेंज देखूं ना, तो पहले सबका टेम्परेचर 10 था, बाद में इतना हो गया, तो चेंज बच्चों 130x के बराबर होगा या नहीं होगा। तो हर एक किसी भी x डिस्टेंस पे PQ वायर में, इस वाले वायर में जो टेम्परेचर बच्चों वो ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब इतना इतना चेंज हो रहा है, x की वैल्यू पुट करते जाओ, you'll get the change in the temperature। तो बच्चों इस dx लेंथ में जो चेंज आया होगा ना लेंथ में, उसे d डेल्टा लिख दे रहा हूं, d डेल्टा इज इक्वल टू dx अल्फा डेल्टा t, और ये है बच्चों डेल्टा t विच इज 130x। इसको बस इंटीग्रेट कर देना है पूरी लेंथ के लिए, तो टोटल लेंथ में चेंज आ जाएगा अल्फा इंटू 130 बाहर आ जाएंगे, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एल की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर है, तो डेल्टा जो चेंज इन लेंथ आएगा, अल्फा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 माइनस का 5, तो 1.2 इंटू 10 माइनस का 5 इंटू 130 इंटू 1/2 0.6, 78 इंटू 10 माइनस का 5। ठीक है, 78 इंटू 10 माइनस का 5, तो 78 mm will be the answer। This was a really good question, मतलब ना मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए भाई, अच्छा बच्चों एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पे एक जीमेल ड्राइव का मैंने लिंक दिया है, और उस जीमेल ड्राइव पे जैसे जाओगे तो मैं मेरे द्वारा कवर्ड किए गए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कौन सा रोटेशनल मोशन, इन सब के PDF मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सको, मतलब इन टॉपिक्स को भी आप देख सको। और भी बच्चों बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है। खैर, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन 2016। A metal is heated in a furnace where a sensor is kept above the metal surface to read the power radiated by the metal। तो मेटल को हीट कर रहे हो तुम, और मेटल से जो रेडिएटेड पावर है उसको मेजर करवा रहे हो। द सेंसर हैज अ स्केल दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस। इन्होंने कहा कि वो सेंसर ना इस तरीके से मेजर करता है, log ऑन बेस 2 p डिवाइड बाई p नॉट। p नॉट कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो p होगा ये हमें बताए e सिग्मा a t की पावर 4 के बराबर होगा। ठीक है, टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करेगा ये p, ये ध्यान रखना। यही चीज वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये सब तो है ही। When the metal surface is at a temperature of this, तो मेटल का सरफेस का टेम्परेचर ये था। अच्छा, ये जो T होता है बच्चों ये केल्विन में होता है, इसको जल्दी से 273 इसमें ऐड कर लो, 0 मतलब पहला टेम्परेचर जो है 273, 8 7 15 16, और
2 3 6 7 760 केल्विन, ठीक है। द सेंसर शो ए वैल्यू ऑफ 1, तो जब इतना टेम्परेचर था उसके करस्पॉन्डिंग पी की वैल्यू थी, उससे रीडिंग क्या आ रही है 1 के बराबर, पी डिवाइडेड बाय पी नॉट 2 के बराबर होगा। Assume that the emissivity of the metallic surface remain constant. What is the value displaced by the sensor when the temperature of the metal surface is raised to this? इसको ऐड करना 273 इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना, 10 7 8 13 14 और 2 3, क्या इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? मतलब मैं तो डेफिनेटली यही देखूंगा। तो 7 चौक 28 मतलब 4 6 24, यस। सो T2 इज 4 टाइम्स T1। पहले पावर मान लो, पहले केस में पावर P डैश थी, दूसरे केस में पावर जो आएगी ना वो 4 की पावर 4 P डैश के बराबर आएगी, या 2 की पावर 8 P डैश के बराबर आएगी दूसरे केस में पावर। समझ रहे हो? क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है ना ये पावर जो होता है। तो पहले बच्चों ये जो सेंसर की रीडिंग थी log ऑन बेस 2 P डैश डिवाइड बाई P नॉट थी, और न्यू रीडिंग जो होगी ना log ऑन बेस 2 2 की पावर 8 P डैश डिवाइड बाई P नॉट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको न्यू को log ऑन बेस 2 P डैश डिवाइड बाई P नॉट प्लस का log ऑन बेस 2 की पावर 8। इसकी वैल्यू उन्होंने 1 के बराबर दी थी, और इसकी वैल्यू बच्चों 8 पावर बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 के बराबर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा गंदा नहीं था, इजी टू सॉल्व था बच्चों ना। 9 इसका आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ नहीं था, डरना नहीं था इस क्वेश्चन में ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 2016 में एक और जो क्वेश्चन आया था, अ वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर कैन कूल वाटर एट अ कांस्टेंट रेट P वॉट। एक वाटर कूलर है बच्चों जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 120 लीटर, और ये P की रेट से हीट को मतलब निकाल सकता है इसके अंदर से ना, P जूल पर सेकंड की रेट से हीट निकाल सकता है। दिस इज द कूलर, ये इतनी रेट से हीट को निकाल सकता है। इन अ क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम एज शोन schematically in the figure, the water from the cooler is used to cool an external device that generate constantly 3 किलोजूल। वाटर को एनर्जी मिल रही है 3 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड की रेट से एनर्जी इसको दे रहा है वाटर को, और वो वाटर किसके पास आ रहा है, कूलर के पास, और यहाँ पे हीट निकल रही है P की रेट से, ठीक है, ओके। और ये एनर्जी इस रेट से हीट एनर्जी एमिट कर रहा है, जो वाटर को मिल रही है, वाटर को उसको ठंडा करना है, इतनी एनर्जी को वाटर को लेके जाना है और कूलर को दे देना है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो टेम्परेचर है ना वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी। एंड द एंटायर स्टोर्ड टू 120 लीटर ऑफ द वाटर इज इनिशियली कूल्ड एट, तुमने जब इसमें स्टोर किया ना वाटर तो 10 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया था। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच द डिवाइस कैन ऑपरेट फॉर 3 आवर्स। तो कह रहे हैं कि भाई 3 घंटे इस डिवाइस को ऑपरेट करवाना है। अब सुनना तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, 3 घंटे में दिस इंटू 3 आवर्स टोटल इतनी एनर्जी ये डिवाइस इसको वाटर को देगी। वाटर क्या करेगा, वाटर का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वाटर क्या कर सकता है, 2 चीजें कर सकता है, एक तो वो उस हीट को लेके अपना टेम्परेचर बढ़ा ले 30 तक, लेकिन इससे काम नहीं हुआ, ये एनर्जी अगर उससे ज्यादा हुई तो बचा कुचा उसको 3 घंटे में इस कूलर को P की रेट से एनर्जी को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं, वहां से जो एनर्जी मिली वो 2 कामों में जा सकती है। कहां, वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ा ले और यहां पे एनर्जी निकल जाए। अब सुनना, वाटर अपना टेम्परेचर 30 तक नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा कम, थोड़ा ही बढ़ाए, तो यहां पे ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तुम्हें इसको मिनिमम करना है कि मतलब मिनिमम रेट से एनर्जी यहां निकले, तो वाटर को मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अपना, मतलब वाटर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने पास ही रख ले, और वो कितनी रख सकता है, 10 से 30 तक जाने तक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी कि डिवाइस जो एनर्जी देगी उससे 2 काम होंगे, वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ा के मैक्सिमम कर लेगा और ये कांस्टेंट रेट से एनर्जी यहाँ पे निकालती रहेगी, और 3 घंटे में इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देना है कि वाटर ने ली एनर्जी, यहां से निकली एनर्जी उस डिवाइस की दी हुई एनर्जी के बराबर है। ये मिनिमम वाला फंडा समझ में आया, तो वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा,
मान लो तुम मिनिमम नहीं, इससे ज्यादा रेट से एनर्जी तुम निकाल रहे हो यहाँ से, मान लो 3 किलोवाट की रेट से एनर्जी तुम निकाल रहे हो, 3 किलोवाट से वो दे रहा है, 3 से तुम निकाल रहे हो, तो वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन हमें 3 से नहीं, हमें क्या है कि हमें मिनिमम रेट रखनी है ये, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, जो एनर्जी मिली ना मेरे को 3 × 10⁻³ 3 घंटे में इंटू 3 × 3600, 3 घंटे में इतनी एनर्जी मिली। पी की रेट से 3 घंटे में कितनी एनर्जी निकलेगी? 3 × 3600। ये इतनी एनर्जी यहां से इसने निकाल दी। बची कुछ एनर्जी वाटर ने ले ली, 120 किलोग्राम वाटर होगा। एच की वैल्यू बच्चों 4.2 किलो जूल होती है बच्चों ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, गलती है, किलो जूल पर किलोग्राम पर। तो ये हो जाएगा 4200 इंटू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना करना है बच्चों? 10 से उसका टेम्परेचर 30 करना है, 20। पी की वैल्यू बच्चों यहाँ से मिनिमम आएगी। कौन कौन सी चीजें काट सकते हैं? 1 2 2 जीरो उड़ा देते हैं। ओके, 2 जीरो उड़ा दी। और भी कुछ? 40, 3 उड़ा दो यहाँ से भी 3 उड़ा दिया। और भी कर सकते हैं यहाँ से कुछ, 1 और 3 12 14। और कुछ 4 से और कट सकते हैं कुछ ना। चलो ऐसा करते हैं, ये आ जाएगा, और 0 कुछ कट सकते हैं, तो ये आएगा 36,000 माइनस का, ये ले आओ इधर। 14 चौक 56 दूनी 112 इजिकल टू 12 टू पी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ना। मुझे लगता है इसको अच्छा रहता कि पहले ही एक बार और काट लेते ना इसको। कितनी बार कट सकता है? 4 से कट सकता है। 3 4 दूनी 8 32 9000। तो 0 0 2 6 पी। तो पी की वैल्यू आएगी बच्चों 3 दूनी 6 0 18 2067 इज दी आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था बच्चों। ठीक है, 2015, तो 2015 में बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। आज मैं पहली बार इसकी ब्राइटनेस सेट कर पाया, नहीं तो ये एकदम से अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट करता रहता था। तो 2 स्फेरिकल स्टार्स A and B emit black body radiation. The radius of A is, अच्छा 2 स्टार है बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, रेडियस ऑफ ए 400 टाइम्स दैट ऑफ द बी दे रखी है, एंड एमिट दिस मैनी टाइम्स द पावर एमिटेड फ्रॉम बी। द रेशियो ऑफ लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बी एट विच द पीक अकर इन देयर। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का है बच्चों। नहीं, चलो, रेट ऑफ एनर्जी जो रेडिएटेड होती है ना बच्चों, ए एमिट, तो ई ए डिवाइड बाई ई बी, ये दे रखा है 10⁻⁴ के बराबर, और ये होगा बच्चों ई सिग्मा ए टी ए की पावर 4 डिवाइड बाई ई सिग्मा। अच्छा, इसका एरिया कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स। वाह, तो इसको एक काम करना, 400 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि अगर इसका एरिया 400 का स्क्वायर ए होगा तो इसका ए होगा, और टीवी की पावर 4। बहुत गंदा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं समझ में आया, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एरिया। तो ए का जो एरिया होगा वो ए इंटू, मतलब कुछ ए मैंने मान लिया अपनी तरफ से, नीचे वाले का ए माना, तो उसका ए इंटू दिस होगा 400 की पावर 2। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ओके, ये कट जाएगा इससे। तो टीवी डिवाइड बाई टी ए जो आएगा ना बच्चों हमारे पास, क्या मैं इसको 20 की पावर 4 लिख सकता हूं? तो ये पूरा 2 की पावर 4 ही हो गया। तो टीवी डिवाइड बाई टी ए जो है ना बच्चों, सॉरी, 2 के बराबर आ गया। इजी लग रहा है ये तो। और तुम्हें पता होगा कि लैम्डा ए टी ए, लैम्डा भी टीवी के बराबर होता है। लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा बी,
टीवी डिवाइड बाई टी ए के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा भी बच्चों 2 के बराबर आ जाएगा। लो इजी था। 2014 क्या था क्वेश्चन 2014 में? Parallel rays of light of intensity I equal to 912 watt per meter square are incident on a spherical black body kept in the surrounding of a temperature of 300 Kelvin. Take Stephen Boltzmann constant this and assume that the energy exchange with the surrounding is only through the radiation. The final steady state temperature of the black body is. तो ये बच्चों इतनी देर से देखो तुमने एक चीज देखी, ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट आए हैं ना बच्चों, वो अगर तुम पीवाईक्यूज देखो तो उनमें कॉन्सेप्ट काफी हद तक सिमिलर ही है। वो हीट ट्रांसफर के तो मतलब काफी हद तक सिमिलर है। यही तो मैं तुम्हें कहता हूँ, इसलिए तो मैं पीवाईक्यूज के लिए बोलता हूँ तुम्हें कि इस बार तो मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया तो मैं बच्चों की उतनी हेल्प नहीं कर पाया, सारे टॉपिक नहीं कवर कर पाया, लेकिन 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस चैनल पे। ठीक है, इसमें क्या बच्चों, जब हीट आ रही होगी ना तो इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो टी के बराबर हो गया और सराउंडिंग का कितना है 300 केल्विन के बराबर, तो यहाँ से देखो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। सुनना ध्यान से इसको ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये यहाँ से एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, ये रिसीव भी कर रहा होगा, और ये रिसीव इसकी वजह से भी कर रहा होगा, सराउंडिंग की वजह से भी कर रहा होगा। तो जो ये एनर्जी रिसीव कर रहा है ना बच्चों, वो होगी आई इंटू ए बाई टू के बराबर। मैं ए बाई टू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो आएगा ना वो ए बाई टू ही, आई इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर, नहीं ए बाई टू भी नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। इतनी एनर्जी बच्चों इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी। ठीक है, और इसका अगर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है तो जो एनर्जी इसको मिल रही होगी उसी रेट से लॉस हो रहा होगा। लॉस, नॉट टॉकिंग अबाउट द रेडिएटेड एनर्जी। तो लॉस्ड एनर्जी क्या होगी बच्चों, क्या इसको ब्लैक बॉडी कंसीडर करना है? यस, तो ब्लैक बॉडी है तो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी सारी को कर लेगा। ई 1 के बराबर हो गया सिग्मा ए 4 पाई आर का स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ना, इससे बच्चों ये कट जाएगा। आई की वैल्यू कितनी रखी है 912 इज इक्वल टू सिग्मा 5.7 इंटू 10 माइनस का 8 टी की पावर 4 माइनस का 300 की पावर 4। 19 से कटेगा 3 बार, 19 चौक 76, 152 8 बार, क्या 160 आ गया? 3 से 16 48 160 160 इंटू 10⁸ और इधर से बच्चों ये आएगा प्लस 81 इंटू 10⁸ 8 इज इक्वल टू टी की पावर 4। टी की पावर 4 जो आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 241 इंटू 10⁸8। hmm. 241 किसके क्लोज आ सकता है? क्या मुझे सराउंडिंग वाला भी कंसीडर करना चाहिए या 300 वाले को नहीं लेना है मुझे, या इनका डिफरेंस जो है मैं वो अप्रोक्सीमेशन लगा दूं? क्योंकि इससे जो ऑप्शन आ रहा है ना, तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16 16 256, मतलब 4 इंटू 10 400 से कम आएगा, इतना मेरे को समझ में आ गया। 400 से कम आएगा, तो 400 से कम मतलब बी सी डी से ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ए ही ऑप्शन बच रहा है। चलो लगाओ या ना लगाओ, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है भी नहीं बच्चों, मैं तो ज्यादा सेफ साइड खेल के चल रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं मान लो इसको ना कंसीडर करूं, मैं कहूँ कि चलो ये वाली हीट में कंसीडर नहीं भी करता सपोज, तो ये बढ़ेगा नहीं, और ये 160 का तो और इससे छोटा ही आएगा फिर ना। मेरे ख्याल से उन्होंने फिर इस वाले पार्ट को कंसीडर किया ही नहीं है,
ये ना देखो 160 फिर भी इसके काफी क्लोज आ जाएगा, यही इसके करीब आ जाएगा, ये तो करीब फिर भी 400 के नजदीक जा रहा है। तो मुझे ये नहीं कंसिडर करना है ना ये वाला पार्ट, ये वाला। पर इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बच्चों ना, इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कह रहे हैं कि सिर्फ रेडिएशन वाला एनर्जी, या इन्होंने फिर पता क्या कर दिया होगा, इन्होंने वो अप्रोक्सीमेशन ले लिया होगा, इन्होंने समझ में आ गया। जैसे अभी ये वाला ऑप्शन आया तो मतलब ये मुझे पता है कि यही ऑप्शन आ रहा है, क्लोज टू 300 है, तो सराउंडिंग और इसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। फिर उन्होंने फिर वो फॉर्मूला लगा दिया होगा 4e सिग्मा ए टी की पावर 3 वाला ना, पर मतलब काम बन जाएगा इससे ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ना चल जाएगा रे ये वाला तो। 2013 बच्चों, the figure below shows the variation of the specific heat capacity C of a solid as a function of temperature T। तो बच्चों टेम्परेचर के साथ जो हीट कैपेसिटी है उसका वेरिएशन इन्होंने दिया है। द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम 0 to 500 केल्विन एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब dt डिवाइडेड बाई dt जो है ना, दिस इज कांस्टेंट, ध्यान रखना। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के क्वेश्चन में। इग्नोरिंग एनी वॉल्यूम चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रीजनेबली अप्रोक्सीमेट, करेक्ट टू रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन। द रेट एट विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रेंज ऑफ द 0 to 100 केल्विन। तो 0 से 100 केल्विन मतलब इस वाले पार्ट में करीब करीब मैं इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों C जो होगा ना वो कुछ K इंटू टी के करीब आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा टेम्परेचर के साथ ना वेरिएशन, लीनियर कंसीडर कर सकता हूं। तो C की वैल्यू आ गई, dq डिवाइडेड बाई dt जो होता है ना बच्चों, ये होता है C dt डिवाइडेड बाई dt के बराबर। अब इन्होंने इसको तो हमें कांस्टेंट बोल दिया है, तो C तो बच्चों kt के बराबर है करीब करीब, तो अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए बोला ही इन्होंने, तो रेट एट विच द हीट इज अब्सॉर्ब्ड इन द रेंज ऑफ 0 to 100 केल्विन वेरीज लीनियरली विद द टेम्परेचर T। यस दिस इज करेक्ट। हीट अब्सॉर्ब्ड इज इंक्रीजिंग, heat absorbed in increasing the temperature from 0 to this is less than heat required for the increase in the temperature from this to this। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, 400 से 500 के दौरान जो इसकी हीट कैपेसिटी है ना C, वो ज्यादा है यहां वाली से। हमें पता है कि dq जो आया होगा, dq by dt जो है वो C dt by dt के बराबर है। सुनना ध्यान से ना, ये चीज तो सेम है दोनों के लिए। जिसका C ज्यादा होगा, जिस पार्ट में C ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा रेट से हीट दी जा रही होगी। अच्छा चलो रेट तो ज्यादा है लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ हीट को कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई टाइम तो दोनों जगह बराबर लगेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर तो बच्चों एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो 0 से 100 जितने टाइम में होगा उतना ही 400 से 500 होगा। ये उन्होंने फिक्स कर दिया कि टेम्परेचर का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर टाइम के साथ जैसे चेंज हो रहा है ना वो कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम है, लेकिन रेट जिस रेट से हीट जा रही है वो सी पे डिपेंड कर रहा है। सी यहां वाले पार्ट में ज्यादा है, सी की वैल्यू यहां पे ज्यादा है ना, ये वैल्यू है यहां, तो सी की वैल्यू मतलब वेरिएबल है और उससे तो छोटी है ही। तो सेम टाइम के लिए सी की वैल्यू, सेम टाइम के लिए अगर तुम जैसे एक मतलब मान लो 10 सेकंड में अगर ऐसा काम हो रहा है, तुम एक बार दे रहे हो 10 जूल पर सेकंड की रेट से एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी दोगे 100 जूल। एक बार दे रहे हो तुम 100 जूल पर सेकंड, तो 10 सेकंड में कितनी एनर्जी दोगे 1000 जूल। सीधी सादी बात है कि ज्यादा हीट लगेगी। तो हीट एब्जॉर्ब्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 केल्विन इज लेस देन द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम दिस टू दिस। करेक्ट। देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इन द रेंज ऑफ 400 to 500। 400 से 500 के करीब बच्चों ये कांस्टेंट हो गया है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो dq by dt भी कांस्टेंट हो गया बच्चों। द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन दिस 200 से 300, 200 से 300 में बच्चों सी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, सी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो 200 से 300 में सी की वैल्यू चेंज हो रही है, दिस इज कांस्टेंट, तो ये dq by dt बच्चों इंक्रीजिंग होगा। दिस विल आल्सो बी करेक्ट। ABCD ऑल फोर वर द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें एक और आया था 2013 में। तो two rectangular block having identical dimension can be arranged either in the configuration 1 or in the configuration 2 as shown in the figure. One of the blocks has thermal conductivity K and the other 2K. तो शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग है,
ठीक है भाई, ऐसे। The temperature difference between the end along the x-axis is the same in the both the configuration. It takes 9 second to, अच्छा temperature difference same है बच्चों ना, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। तो बच्चों एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो ना जेई मेन में आने लग गए हैं आजकल ना ऐसे क्वेश्चंस। 9 सेकंड लग रहे हैं बच्चों ना, और ये कह रहे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को ले जाने में। तो ऐसा करो ना बच्चों, हीट क्या होती है, मतलब जैसे मान लो डेल्टा क्यू है, जैसे तुम्हें लिखना है बच्चों, जैसे मान लो टोटल एनर्जी लिखनी होती है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फंडा लगा लेते हैं, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है V1 V2, ये रेजिस्टेंस है। तो पावर क्या होती है बच्चों यहाँ पे, वी डेल्टा वी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर, और अगर इसको तुम टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है कि इतनी एनर्जी इसने मतलब वो कराई होगी। यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस इजिकल टू यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, अगर तुमने इसका रेजिस्टेंस R माना तो इसका होगा 2R के बराबर, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया इसमें 3R, क्योंकि इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा ना बच्चों वो 2R/3 के बराबर होगा। इसमें जो पावर आएगी ना बच्चों, डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस विच इज 3R इंटू टाइम, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जा रहा है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस वाले केस में डेल्टा टी तो सेम है, डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R/3 इंटू T2 टाइम, ठीक है। तो पहले वाले केस में 9 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे में कितना लगेगा, तो ये चीज तो कॉमन है, उड़ा दी, R से R उड़ा दिया, तो ये 9 सेकंड के बराबर था, तो T2 बच्चों 2 सेकंड के बराबर आ जाएगा। अब तुम कह रहे हो सर ये क्या कर दिया आपने, मैंने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर डाला, टेम्परेचर डिफरेंस को उधर पोटेंशियल डिफरेंस की तरह कंसिडर कर लिया, रेजिस्टेंस उधर एनर्जी थर्मल एनर्जी होती थी I V²/R इंटू टाइम करके, यहाँ पे बच्चों मैंने डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस इंटू टी करके कर दिया। आप बोलोगे सर आपने I²R का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, भाई इन दोनों में करंट सेम नहीं है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है दोनों साइड ना, इसलिए मैंने वो V²/R वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो एनर्जी को इस केस में T1 टाइम में एनर्जी फ्लो की, उतनी ही एनर्जी उसमें T2 टाइम में फ्लो की, तो V²/R वाला फॉर्मूला लगा के बच्चों इसको दोनों को कंपेयर कर दिया। 2 सेकंड बच्चों इसका आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करके अब एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो लल्लू पल्लू माना जाएगा तुम्हारी कैटेगरी में ना। 2012 बच्चों, 3 very large plate of the same area are kept parallel and close to each other. They are considered as ideal black surface and have very high thermal conductivity. The first and third plate are maintained at a temperature of 2T and 3T respectively. The temperature of the middle plate under steady state condition is, तो 3 प्लेट कंसिडर कर लो बच्चों यहाँ पर ना, ये 3 प्लेट हो गई। पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब तो आया भी नहीं बच्चों ना, इस टाइप का तो कभी रिपीट नहीं हुआ। एक को 2T पे मेंटेन कर रखा है, एक को 3T पे मेंटेन कर रखा है, इसका मान लो T डैश के बराबर है। यहाँ से बच्चों इसको हीट मिलेगी, जिस रेट से हीट यहाँ पे मिल रही होगी उसी रेट से हीट ही आगे पास कर दे रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। हीट मिलने का रेट क्या होगा बच्चों, यहाँ से आ रही होगी हीट इसके पास, तो क्या होगा इसका रेट, ई सिग्मा, अरे ब्लैक बॉडी है, ठीक है, कंसिडर आइडियल ब्लैक सरफेस, सिग्मा ए 3T के पावर 4 माइनस का T डैश की पावर 4, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू सिग्मा ए T डैश की पावर 4 माइनस 2T की पावर 4, दोनों को बराबर कर दिया, 9 30 81 T की पावर 4, इसको उधर ले आओ प्लस 16 T की पावर 4 2 T डैश की पावर 4, 97 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/4 T इक्वल टू T डैश।
सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों ये थे आपके जेई एडवांस के थर्मल एक्सपेंशन हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री के सारे क्वेश्चंस फॉर लास्ट 11 ईयर्स 2012 टू 2022। 22 में आया नहीं था इसलिए क्या करें, लेकिन बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस थे, इनको करके जरूर जाना चाहिए। जब भी आप जेई एडवांस का एग्जाम दो, आपको पूरी की पूरी बच्चों प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जितने मेरे से कवर हो रहे हैं टाइम के साथ साथ जैसे ही टाइम निकाल पा रहा हूँ मैं करता जा रहा हूँ बच्चों। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब रात को बज रहे हैं 2:15 और घर से आने लगे कॉल, बताना पड़ेगा कि अभी काम चल रहा है और इधर से निकलने वाला हूँ मैं, ठीक है। बताना पड़ेगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, घर से फ़ोन आने लगा ना रात को 2:15 बजे, अगर मैं ऑफिस में जाकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टेंशन तो होने लग जाएगी ना बिना बताए। चलिए खैर, सो अगला बच्चों बहुत ही जल्दी मैं अगला भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे कि जो भी बच्चे 2023 में भी जेई एडवांस देने जाने वाले हैं उनकी मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सके, अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है, कोशिश करता हूं कि और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैं ऐसे और वीडियोस लेके आ जाऊं। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और अपने जूनियर्स को फॉरवर्ड कर देना। तुम लोग तो चले जाओगे पास आउट होके, ठीक है, तो अपने जूनियर्स को बता देना कि भाई PYQs के लिए यहाँ पे आना है। अभी मैं जेई मेन के भी कर रहा हूँ बच्चों ना, जेई मेन वाले भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। जेई मेन के भी टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के सारे PYQs एक ही जगह प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल पे, प्रभजीत PYQs अड्डा पे। चलिए बच्चों, खत्म करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छा मतलब मैं सोने जाने वाला हूँ, तुम तो पता नहीं कब देख रहे हो।